नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। आजादी के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वालों को सम्मान। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार समारोह में होंगे शामिल। अरुणाचल प्रदेश में स्थिति में सुधार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई की कही बात। लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। पटियाला हाउस कोर्ट का मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े दस्तावेज रॉबर्ट वाड्रा को देने का निर्देश। 5 दिनों के भीतर ईडी को देने होंगे सभी जब्त दस्तावेजों की कॉपी। दूसरी याचिका पर सुनवाई दोपहर 2 बजे के बाद। एक क्लिक पर रेलवे से जुड़ी सारी जानकारी ले सकेंगे लोग। रेल दृष्टि डैशबोर्ड का अनावरण रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया शुभारंभ। आमदनी, शिकायतों, ट्रेनों और रेलवे प्रोजेक्ट्स की खुद रेल मंत्री करेंगे निगरानी। और 51वें ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार का ऐलान। भारत में बनी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में अवार्ड। ग्रीन बुक ने जीता बेस्ट फिल्म का अवार्ड। मालिक को बेस्ट एक्टर, ओलिविया कोलमैन को बेस्ट एक्ट्रेस का मिला अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये स्मारक आजादी के बाद देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों के लिए सम्मान का प्रतीक है। समारोह में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार शामिल होंगे। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भारत के उन सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है जिन्होंने आजादी के बाद सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश के सैनिकों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश की सुरक्षा, संप्रभुता के लिए प्राण देने वाले शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए राष्ट्रीय स्मारक की मांग दशकों से की जा रही थी। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये स्मारक स्वतंत्रता के बाद देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों के लिए सम्मान का प्रतीक है। देश अपना कर्ज चुकाने का एक छोटा सा प्रयास करेगा। दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि देशवासियों के लिए राष्ट्रीय सैनिक स्मारक जाना किसी तीर्थ स्थल जाने के समान होगा। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। स्मारक का डिजाइन हमारे अमर सैनिकों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक का कॉन्सेप्ट 4 कोसेंट्रिक सर्कल्स यानी 4 चक्रों पर केंद्रित है, जहां एक सैनिक के जन्म से लेकर शहादत तक की यात्रा का चित्रण है। राष्ट्रीय स्मारक में 4 सर्किल हैं: अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र। अमर चक्र की लौ शहीद सैनिकों की अमरता का प्रतीक है। वीरता चक्र सैनिकों के साहस और वीरता को दर्शाता है। त्याग चक्र सैनिकों के बलिदान को प्रदर्शित करता है। इसमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। रक्षक चक्र सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। इस चक्र में घने पेड़ों की पंक्ति हैं। ये हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि होगी। ये आर्म्ड फोर्सेस के परंपराओं जैसे कि बलिदान, शूरवीरता और अदम्य साहस को दर्शाएगी। मुझे यकीन है कि आने वाली पीढ़ियां इससे कनेक्ट हो पाएंगी और इससे
नेशन बिल्डिंग में प्रेरित होंगे। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर परमवीर चक्र के 21 पुरस्कार विजेताओं की अर्ध प्रतिमा परम योद्धा स्टॉल पर लगाई गई हैं, जिनमें 3 जीवित पुरस्कार विजेता कैप्टन बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार शामिल हैं। स्मारक 176 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कृतज्ञ राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षा की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2,000 रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई। गोरखपुर से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से 12 करोड़ से ज्यादा छोटे और मझोले किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सुनिश्चित आय मिलेगी। 1 करोड़ 1 लाख गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि इसके तहत देश के करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों में किसान का भला करने की नीयत नहीं थी, लेकिन वर्तमान सरकार किसानों को हर वो संसाधन देने के लिए प्रयासरत है जिससे वे अपनी आमदनी को दोगुना कर सकें। आज का दिवस सामान्य दिवस नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान कहा था, उसी मंत्र को आज इतने सालों के बाद किसान के खेत तक, किसान के घर तक, किसान के जेब तक अगर उतारने का काम हो रहा है तो आज के इस पवित्र दिवस पे हो रहा है। आजादी के बाद किसानों से जुड़ी ये सबसे बड़ी योजना आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से मेरे देश के करोड़ों करोड़ों किसान भाइयों बहनों के आशीर्वाद से आरंभ हो रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी फुल प्रूफ बनाया गया है ताकि किसान का अधिकार कोई छीन न सके। देश के 1 करोड़ 1 लाख किसानों के खातों में इस योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिसको आपने तालियों के गाजे बाजे के साथ उसका स्वागत किया। मुझे बताया गया है कि देश के 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के किसान इसमें शामिल हैं। इन किसानों को $2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी इसी तरह पहली किस्त के 2000 रुपए अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2019-20 के दौरान संसद में की गई थी। इसके तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को सालाना 6000 रुपए की राशि मिलेगी। ये राशि 2000 रुपए की 3 किस्तों में मिलेगी ताकि फसल बुआई के मौके पर किसान अपनी जरूरत की वस्तुएं सीधे खरीद सकें। राशि डीबीटी से रिलीज होगी, लिहाजा पारदर्शिता रहेगी और किसानों का समय बचेगा। योजना से करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इससे छोटे किसान सूदखोरों के चंगुल से भी बचेंगे। प्रधानमंत्री किसान योजना भारत सरकार की 100% वित्त पोषित है। इस पर सालाना 75,000 करोड़ की भारी भरकम राशि व्यय होगी। इसमें राज्य सरकारें लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान करेगी। राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी, लिहाजा बिचौलियों की भूमिका एकदम समाप्त होगी। सरकार का आकलन है कि इस योजना में आने वाले समय में सहायता का पैमाना भी बदलेगा और इसे अधिक ताकतवर बनाया जाएगा। इससे किसानों के पलायन और खेती के प्रति घटती रुचि जैसी समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने संगम में डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ में पवित्र डुबकी लगाने पर खुद को सौभाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों की खुशहाली और समृद्धि के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र संगम पर मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना भी की। साथ ही उन्होंने त्रिवेणी संगम में दुग्धाभिषेक भी किया। प्रधानमंत्री ने स्वच्छाग्रहियों के पैर धोकर उनका आशीर्वाद लिया। सफाई कर्मचारियों के पैर धुलकर प्रधानमंत्री ने उनके पैर पोंछे और उन्हें एक शॉल भी भेंट की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे उनका हालचाल भी जाना और कुंभ में स्वच्छता की व्यवस्था को देखते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुंभ के आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कुंभ के कर्मयोगियों में साफ सफाई कर रहे स्वच्छाग्रही भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने प्रयासों से कुंभ के विशाल क्षेत्र में हो रही साफ सफाई को दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में अनेक ऐसे पल आते हैं जो अविस्मरणीय होते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि ऐसा ही एक पल उनके जीवन में आया। जिन स्वच्छाग्रहियों के पैर उन्होंने धोए, वो पल जीवन भर उनके साथ रहेगा। इन कर्मचारियों की स्वच्छ कुंभ में अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार कार्यक्रम को भी संबोधित किया। वो प्रयागराज में स्वच्छ कुंभ सुनिश्चित करने के चुनिंदा स्वच्छता कार्यकर्ताओं के प्रयासों के सम्मान के रूप में चरण वंदना करने के बाद मंच पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश इस बार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से पहले खुले में शौच मुक्त बनने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा नदी की स्वच्छता इस वर्ष भी बहुत चर्चा का विषय रही है। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने इसे पहली बार अनुभव किया है। साथ ही कहा कि ये नमामि गंगे और केंद्र सरकार के प्रयासों का भी परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष कुंभ के लिए की गई व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है, जो कि कुंभ मेला समाप्त होने के बाद भी शहर की सेवा करता रहेगा। साथियों, गंगा जी की ये निर्मलता नमामि गंगे मिशन की दिशा और सरकार के सार्थक प्रयासों का भी उदाहरण है। इस अभियान के तहत प्रयागराज गंगा में गिरने वाले 32 नाले बंद कराए गए हैं। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से गंगा नदी में प्रदूषित जल को साफ करने के बाद ही प्रवाहित किया गया। साथियों, इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नमामि गंगे के लिए अनेक स्वच्छाग्रही तो योगदान दे ही रहे हैं, आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व मैंने भी इसमें छोटा सा योगदान दिया है। सियोल पीस प्राइज के तौर पर मुझे वहां जो राशि मिली, धन मिला, करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपया जितनी राशि मुझे मिली, उस राशि को मैंने अपने पास नहीं रखा, मेरे लिए नहीं रखा, वो मैंने नमामि गंगे मिशन के लिए समर्पित कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आखिरी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने सभी चुनाव की गहमागहमी में व्यस्त होंगे। उन्होंने कहा कि वो खुद भी इस चुनाव में एक प्रत्याशी होंगे। साथ ही कहा कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान करते हुए अगली मन की बात मई महीने के आखिरी रविवार को होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव के बाद नए विश्वास के साथ, जनता के आशीर्वाद की ताकत के साथ एक बार फिर वो मन की बात के माध्यम से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। अगले 2 महीने हम सभी चुनाव की गहमागहमी में व्यस्त होंगे। मैं स्वयं भी इस चुनाव में एक प्रत्याशी रहूंगा। स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का सम्मान करते हुए अगली मन की बात मई महीने के आखिरी रविवार को होगी, यानी कि मार्च महीना, अप्रैल महीना और पूरा मई महीना, ये 3 महीने की सारी हमारी जो भावनाएं हैं, उन सबको मैं चुनाव के बाद एक नए विश्वास के साथ, आपके आशीर्वाद की ताकत के साथ फिर एक बार मन की बात के माध्यम से हमारी बातचीत का सिलसिला का आरंभ करूंगा और सालों तक आपसे मन की बात करता रहूंगा। जीएसटी काउंसिल ने रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देने के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर
12% से घटाकर 5% कर दी है और इसमें इनपुट टैक्स का लाभ खत्म करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी। इसके साथ ही किफायती दर के मकानों पर भी जीएसटी को 8% से घटाकर 1% करने का फैसला किया गया है। साथ ही काउंसिल ने निर्माणाधीन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले भवनों की बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को समाप्त करने का फैसला भी किया। रियल एस्टेट बाजार में नकदी के धंधे पर अंकुश लगाने के लिए बिल्डरों को निर्माण सामग्री का एक बड़ा हिस्सा जीएसटी में पंजीकृत डीलरों से खरीदना अनिवार्य करने का भी फैसला किया गया है। रियल एस्टेट पर जीएसटी की ये नई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि लॉटरी पर जीएसटी के बारे में फैसला आगे के लिए टाल दिया गया है। इस बारे में प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मंत्रियों के समूह की बैठक फिर होगी। बिना आईटीसी के, विदाउट आईटीसी, द जीएसटी पेबल फॉर फ्लैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन विल बी 5%. ये जो रिकमेंडेशन थी जीओएम की, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली। अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में जीओएम ने कहा था कि 3% और लेस। और उसमें अगर हमने रेवेन्यू न्यूट्रल रेट निकाला तो वो लेस देन 3% बनता था। और इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग को इनकरेजमेंट दी जाए तो उसका जीएसटी रेट 1% के ऊपर कंसेंसस हुआ। सो अब हाउसिंग के ऊपर 2 रेट रहेंगे, दोनों बिना आईटीसी के रहेंगे। नॉर्मल हाउसिंग 5% और अफोर्डेबल हाउसिंग 1%। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज रेलवे से जुड़ी सबसे बड़ी ऐप डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इस ऐप के जरिए लोग महज एक क्लिक पर रेलवे की सारी जानकारी ले सकेंगे। डैशबोर्ड नाम से शुरू किए गए रेलवे की यह ऐप इतने हाईटेक होगी कि रेलवे की सर्विस के अलावा ये महकमे और विभाग पर पैनी नजर रख सकेगी। रेल मंत्री और रेलवे के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को देश भर की रेलवे से जुड़ी सभी ताजा जानकारियां कंप्यूटर या मोबाइल पर हर वक्त मौजूद रहेंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल को उम्मीद है कि इस ऐप से रेलवे सर्विस के अलावा प्रशासनिक क्षमताओं में भी काफी इजाफा होगा। सभी कार्यों के ऊपर आपकी और भारत के जनता की दृष्टि पूरे समय जुड़ी रहे, लगी रहे, उसके लिए एक ये प्लेटफॉर्म आज रेल दृष्टि का हम लॉन्च करने जा रहे हैं। हर प्रकार की जानकारियां जनता के समक्ष रहे, जिसको जैसे इन्होंने कहा कहीं भी किसी भी समय कोई भी जानकारी आपके लिए उपलब्ध रहे, एनी टाइम, एनीवेयर एंड फॉर एनीबडी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा को उनके कार्यालय से पिछले साल जब्त किए गए दस्तावेजों की प्रति 5 महीने के अंदर मुहैया कराए। साथ ही कोर्ट ने वाड्रा को ईडी की पूछताछ में शामिल होने का आदेश दिया है। आज वाड्रा की याचिका पर सुनवाई होगी और इसके बाद उन्हें ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना होगा। ईडी ने धन शोधन से जुड़े एक मामले में पिछले साल वाड्रा के कार्यालय में छापा मारकर ये दस्तावेज जब्त किए थे। रॉबर्ट वाड्रा विदेशों में संपत्तियों की कथित खरीद और राजस्थान के बीकानेर में कथित जमीन घोटाला मामले में आरोपी हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। इस बीच राज्य सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र के मुद्दे को लेकर रविवार को विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। केंद्र सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की मदद करने के लिए राज्य में 1000 अर्धसैनिक बलों को भेजा है। 22 फरवरी शाम रात को ही मैंने उसमें सोशल मीडिया के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए से पूरा क्लेरिफाई कर दिया था कि सरकार इसको फर्दर फिर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और आज भी हमने चीफ सेक्रेटरी के थ्रू से ऑर्डर हम लोग ने निकाला है कि इसका पीआरसी मैटर को हम लोग टेकअप नहीं करेंगे। और मैं अभी जितने भी हमारा अरुणाचल प्रदेश की जनता है उस सबको आश्वासन देना चाहूँगा कि पीआरसी मैटर को सरकार को भी आगे में भी टेकअप नहीं करेंगे। ये क्लियर कट मैसेज मैं अपना जनता को मैं पहुँचाना चाहता हूँ।
यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को साफ कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में शामिल आतंकवादी संगठनों और पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी संगठन के खिलाफ सख्त कदम उठाए। गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में लगा है। हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में 51वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ और भारत की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने इतिहास रच दिया है। पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। फिल्म का निर्देशन रायका जेताबची और प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा है। फिल्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रहने वाली लड़कियों के जीवन पर बनी है। ग्रीन बुक को बेस्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड भी ग्रीन बुक के नाम रहा। फिल्म रोमा के लिए अल्फोंसो क्वारॉन ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। बेस्ट डायरेक्टर के साथ बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड भी अल्फोंसो क्वारॉन ने अपने नाम किया है। साथ ही बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड भी अल्फोंसो क्वारॉन को रोमा के लिए मिला है। फिल्म बोहेमियन रैप्सोडी के लिए रामी मालिक ने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है। फिल्म द फेवरेट के लिए ओलिविया कोलमैन को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया है। रेजिना किंग ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है। उन्हें यह अवार्ड अपनी फिल्म इफ बेल स्ट्रीट को टॉक के लिए मिला है। वहीं फिल्म ग्रीन बुक में शानदार अभिनय के लिए अमेरिकन एक्टर मेहरशला अली ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए ऑस्कर जीता है। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।